गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की डिमांड आपके साइड से आ रही थी अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या सीयूईटी की बात हो या फिर सीटेट जेटेट या अलग अलग स्टेट का जो एग्जामिनेशन है, उन सारे एग्जामिनेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और इसमें नंबर लाना अनिवार्य है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे नंबर लाकर हम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इन सारे एग्जामिनेशन के लिए वन एंड ओनली वीडियो क्लासेस जहां पे ये कंटिन्यू मिलेगा ईच एंड एवरी टॉपिक का कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या। थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड प्रवेश परीक्षा के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाएं, चाहे वे सीयूईटी हो, नेट हो या फिर आपका सीटेट हो या किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन या फिर आपका सुपर टेट हो, टेट के साथ साथ कोई अन्य और एग्जाम हो जहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात होगी, तो ये वीडियो आपके लिए काफी सहायक होगा। तो अभी हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। क्या होता है टीचिंग एप्टीट्यूड का? पहला क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक हम बेहतरीन तरीका का कंटेंट देंगे। ये थ्योरी क्लासेस है, प्रैक्टिकल यानी क्वेश्चन क्लासेस हम आपको अलग से देंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ इस टॉपिक का जैसा अभी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको बहुत सारा देंगे। इस सारे क्वेश्चंस को देख करके आपको अंदाजा हो सके कि आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन में उसमें आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो बात करेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कि ये अभिरुचि क्या होता है, ये इंटरेस्ट क्या होता है, नजरिया क्या होता है, सोचते कैसे हैं, ये क्यों पूछा जाता है, इसका यूजेस आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स को हम देखने वाले एक तरफ से। तो सबसे पहली बात कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड या अभी हम जिस टॉपिक का बात करें कि ये अभिरुचि जो है या इंटरेस्ट है या नजरिया है या किसी चीज के बारे में सोचने समझने और उसमें आगे काम करने का जो इंटरेस्ट है, जिसको हम रुचि बोलते हैं या अभिरुचि बोलते हैं, वो है क्या। तो देखिए, ये पूछा क्यों जाता है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या अदर कोई एग्जामिनेशन हो, ये टॉपिक पूछा क्यों जाता है। तो इसका दो जवाब है। पहला चीज ये है कि आप कितने रेडी हैं, आप बीएड एग्जामिनेशन या टीचिंग एग्जामिनेशन या टीचिंग करियर में काम करने के लिए, वो आपका पहले इंटरेस्ट देखा जा रहा है कि आप इसके प्रति कितना इंटरेस्ट है। पहले ये चीज आप पढ़िए, देखिए और समझिए। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण काम ये है कि आप एजुकेशन से रिलेटेड वो सारे पहलुओं को समझे जो आपके करियर में आने वाले हैं। यानी शिक्षण मनोविज्ञान, इसका जो पढ़ाने का तरीका, इसका स्टूडेंट का बिहेवियर, स्टूडेंट का सोचने का तरीका, पाठ्यक्रम, ठीक है, यानी पाठ्यक्रम, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो तालमेल बनाना है वो इसी के जरिए बनता है। तो यह है टीचिंग एप्टीट्यूड। एक होता है टीचिंग एटीट्यूड, यानी जो थ्योरिकल चीज पढ़ चुके हैं उसका कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एजुकेशन काम में, एजुकेशन जो सेक्टर में काम करने वाले उसमें कितना यूज करने वाले हैं, वो है टीचिंग एटीट्यूड। लेकिन अभी हम बात करें एप्टीट्यूड के बारे में। इसके जो किताब में बात लिखा गया उन सारे चीजों को देखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही आएगा। एक्सप्लेनेशन जो करेंगे आपके जो लोकल लैंग्वेज है, जहां तक आप समझ सकते हैं, उस चीजों को इजी करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे होंगे शिक्षण अभिरुचि का, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा दो भाई, ठीक है। अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ अभिरुचि किसी एक, ठीक है, ये अर्थ है। अभिरुचि किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता है। अभिरुचि के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिक का अलग अलग इसको परिभाषित करते हैं या अलग अलग नजरिया से देखते हैं। अब इसमें दो विचारधाराएं जो हैं वो काफी प्रचलित हैं, जिसमें एक है कि विचारधारा, पहला विचारधारा के अनुसार कि अभिरुचि जन्मजात या अर्जित है। अभिरुचि जन्मजात या अर्जित है, यानी अभिरुचि जो है वो इनबॉर्न है, जब बच्चा पैदा हुआ है उसी समय से उसका इंटरेस्ट है, या फिर उसको हम अर्जित किए हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग, अपने माता पिता, हम बाद में देखेंगे इसका टाइप कैसे होता है, अर्जित किया जाता है, उन सारे फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। इनका कहना है कि अभिरुचि जन्मजात या अर्जित है, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार अभिरुचि एक
गुण या बहुत बहुत से गुणों का एक सम्मिलित प्रभाव है। यानी किसी इंसान के अंदर बहुत सारा गुण है, बहुत सारा उसी का एक प्रभाव है जिसको हम अभिरुचि कह सकते हैं। लाइट कुछ कम हुआ, हाँ ठीक है। चलिए चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। तो इसमें अगर हम देखें परिभाषा, जो अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक या विद्वान जो गुजरे हैं या बोल गए हैं, उनके हम परिभाषाएं को देखते हैं कि ये कैसे इसको परिभाषित करते हैं। अर्थ तो हम समझ गए, ठीक है। अब इसको परिभाषा को देखते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन पहला दिया है बकिंघम महाराज। इनके अनुसार अभिरुचि किसी एक व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उसके ज्ञान, यानी किसी इंसान का जो प्रशिक्षण देने के बाद, ठीक है, उसके ज्ञान, क्षमता, प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता ही आपका अभिरुचि है। दूसरे जो है वो है फ्रीमैन, मिस्टर फ्रीमैन के अकॉर्डिंग कि प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, क्या बोल रहा है, प्राप्त विशिष्ट ज्ञान, कौशल, संगठित अनुक्रियाओं जैसे किसी भाषा को बोलने की योग्यता, संगीत या यांत्रिक कार्य, संगीत म्यूजिक, यांत्रिक मतलब इंजीनियरिंग कार्य आदि को करने की विशेषताओं का संगठित स्वरूप अभिरुचि है। यानी अगर किसी को ट्रेनिंग दिया जाए, किसी चीज के बारे में सिखाया जाए, सीखने के बाद उसके अंदर जो प्रभाव आएगा, परिवर्तन आएगा, वही अभिरुचि है। ये कहीं ना कहीं जो फोर्स कर रहे हैं वो अर्जित वाले बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट या जन्मजात वाली जो इंटरेस्ट है उसकी बात इनके जो डेफिनेशन में कम झलक रहा है। आगे देखते हैं इंग्लिश एवं इंग्लिश, ये महाराज हैं इंग्लिश एवं इंग्लिश। इनके अनुसार दी गई मात्रा में प्राप्त प्रशिक्षण द्वारा अर्जित कुशलता अभिरुचि कहलाती है। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। क्या बोला कि दी गई मात्रा में प्राप्त प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित कुशलता ही अभिरुचि कहलाती है। अब इन सारे जो डेफिनेशंस हैं यानी परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को कंक्लूड करके अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये हम कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया, तथ्य, कार्य आदि को पसंद करने अथवा उसमें हानि आकर्षित होने पर उस पर ध्यान केंद्रित करने तथा उसमें संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति को ही रुचि कहलाता है या अभिरुचि कहलाता है। अभिरुचि या रुचि का व्यक्ति के योग्यताओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। बिल्कुल योग्यताएं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, बल्कि उसके दिए गए प्रशिक्षण, ज्ञान, अब वो कैसे कैसे हासिल कर सकता है, उन सारी चीज को भी हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि अभिरुचि की प्रकृति क्या है। अभिरुचि की प्रकृति को अगर हम देखें तो रुचियां व्यक्ति की पसंद को इंगित करते, यानी आपका किस साइड में, किस दिशा में आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, पसंद है, उसी की तरफ रुचियां जो है इंगित करेगी। दूसरा है कि रुचि अभिक्षमता का लाक्षणिक स्वरूप होता है। बिल्कुल रूप होता है, ठीक है, रुचि अभिक्षमता का लाक्षणिक रूप होता है। बिल्कुल सही बात है। रुचियां जन्मजात भी होती है, रुचियां जन्मजात भी होती है और उससे अर्जित भी हो सकती है। रुचियां तथा ज्ञान में गहरा संबंध होता है। रुचि तथा ज्ञान में गहरा संबंध है। क्या संबंध है भाई? जिस वस्तु या विषय में हमें रुचि होती है हम उससे ज्यादा ध्यान देते हैं, उसमें हम ज्यादा ध्यान देते हैं। बात सही है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में अगर आपको जो न्यूज़, ऐसा न्यूज़ जो क्रिकेट से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है, तो जैसे ही पेपर आपको मिलता है डायरेक्टली पेज को पलट देते हैं और इधर से एक पन्ना उलटते हैं और वहां पे देखते हैं न्यूज़ से जो रिलेटेड बातें हैं वो रहता है। कोई ऐसे भी बंदे होते हैं जिनको कॉमर्स या बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो पेपर के
सेकेंड लास्ट जो पेज होता है उस पेज पे अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज देखते हैं। कई लोग के फिल्मी दुनिया में इंटरेस्ट है, कई लोग को सिर्फ हेडलाइन में इंटरेस्ट है, कई लोग ऐसे हैं जो लोकल जो न्यूज है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजों पे ध्यान देते हैं। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं कि मुझे जब मेरे पास पेपर मिलता है तो हम सरसरी तौर पर सारी चीज को देखते हैं, लेकिन जब एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ चेंजेस से रिलेटेड, कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड में अगर मेरा इंटरेस्ट है तो ज्यादातर समय मुझे वहीं पे गुजरता है। तो ये इंटरेस्ट रुचि रुचि की बात है कि किसका कहाँ पे जाएगा। तो उनका यही कहना है कि रुचि और ध्यान में गहरा संबंध होता है। ठीक है, सॉरी हम ज्ञान पढ़ दिए थे, ध्यान था। ठीक है, जिस वस्तु या विषय में हमें रुचि होती है हम उसमें ज्यादा ध्यान देते हैं। बहुत अच्छा। अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना हमेशा संतुष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल सही। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसी सेक्टर में अगर आप काम करेंगे तो आपको मजा आएगा। पूरे जिंदगी कभी आप काम ही नहीं करोगे क्योंकि आप रुचि का काम कर रहे हो। तो आपका जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है उस सेक्टर में अपना करियर बनाइए, अपने आप को उसी में पूरी जिंदगी को लगा दीजिए। अगर आपका टीचिंग लाइन में अच्छा लगता है, टीचिंग सेक्टर में जाना चाहें तो टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब बाई चॉइस टीचर बनना चाहिए, बाई चांस नहीं। बाई चॉइस अगर बनेंगे तो पूरी जिंदगी लोगों को पढ़ाकर आपको एंजॉय करेंगे, मजा आएगा। लेकिन जबरदस्ती बस आ गए कि कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, चलो चलते हैं टीचर बन जाते हैं, ठीक है बनिए, लेकिन फिर आपको मजा नहीं आने वाला है। कुछ दिन के बाद पैसे तो होंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन मजा नहीं आएगा अंदर से। तो बेहतर है कि वही काम करें जिसमें आपका रुचि और इंटरेस्ट और मन लगता हो। ठीक है, इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है अगर आप इंटरेस्ट के काम करते हैं तो। ठीक है, रुचि का संबंध आवश्यकता, इच्छा तथा लक्ष्यों से भी होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, रुचियां परिवर्तनशील होती है। बिल्कुल सही। रुचियां जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। आज से 10 साल पहले जो आप सोचते थे, जो आपका इंटरेस्ट हुआ करता था, जरूरी नहीं कि आज भी वो इंटरेस्ट हो रहा हो, या फिर जो आज आपका इंटरेस्ट है जिसमें इंटरेस्टेड आप रहते हो सकता है कि 10 साल के बाद, कालांतराल के बाद वो इंटरेस्ट आपका ना रहे। ये बिल्कुल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि रुचियां परिवर्तनशील होती है, परिपक्वता आने पर या शिक्षा हासिल करने पर या अन्य आंतरिक एवं बाह्य यानी इंटरनल या एक्सटर्नल चेंजेस या एलिमेंट के कारण बदलती है। बिल्कुल सही है। अभिरुचि से सीखने में आने वाली सामान्य रुकावटों को दूर करने में सहायता मिलती है। इससे व्यक्ति को थकावट का सामना करने और असफलताओं से बचने की सहायता मिलती है। बिल्कुल सही कि अगर जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें अगर समय भी लग रहा है तो उसको करते करते मजा आता है, उसमें आप थकते नहीं हैं। ठीक है, उसमें आपका सफल होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जिस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है उसी सेक्टर में आप जाएं, क्योंकि ये बीएड में ये सारी चीज और डीपली पढ़ाया जाएगा। तो हम अभी आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़े हैं बीएड के दौरान। ठीक है, चलिए। अभिरुचि अभिप्रेरित करने का कार्य करते। बिल्कुल सही है। अभिरुचि जो है आपका इंटरेस्ट है वो आपको प्रेरित भी करती है, भाई साहब ऐसे करो, कोई बात नहीं, सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया, फिर से करो। तो आपको एक प्रेरणा देगा यहीं से। ठीक है, जो व्यक्ति ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, आभानात्मक, ठीक है, व्यवहार की ओर अग्रसर करते, यानी आपका जो इंटरेस्ट है उसी तरह आपका जुड़ाव रहेगा, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फिर आपका ज्ञानात्मक हो या क्रियात्मक हो, इस तरह आप इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अभिरुचियों के प्रकार, क्या क्या प्रकार है। तो सुपर के अनुसार, मिस्टर सुपर के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार इन्होंने बताया है कि अभिव्यक्त रुचियां, दूसरा है प्रकट रुचियां, और तीसरा आकलित रुचियां, और चौथा सूचित अभिरुचियां। ये चारों अभिरुचियां जो वो क्या है, बारी बारी से एक को हम समझते और देखते हैं। अगर हम बात करें पहले की अभिव्यक्त रुचियां, अभिव्यक्त रुचियां वे रुचियां होती हैं जिन्हें व्यक्ति को स्वयं उल्लिखित क्रियाकलापों, कार्यों, व्यवहारों या पसंद के आधार पर जाना जाता है। अभिव्यक्त रुचियों को प्रायः व्यक्ति से सीधे सीधे ढंग से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर ज्ञात किया
जाता है। मतलब ये है कि अगर आप कभी बीएड करने के बाद कभी ऐसा मौका आए या टीचर बनने के बाद कि कुछ ऐसे बच्चे आए जिसका इंटरेस्ट आपको जानना हो कि वो किस सेक्टर में जाए कि सक्सेस ज़्यादा होगा, तो ये जो आपका अभिव्यक्त रुचियाँ जिनसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चनों का बंडल, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको पूछ-पूछ कर उसके बताने का जो आंसर करने का जो तरीका होगा, जो ऑप्शंस होंगे, उससे देख कर के आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस बच्चा का इंटरेस्ट किधर है और उसको आगे का गाइड उधर ही कर सकते हैं। या फिर कोई बच्चे हैं जो क्लास स्टैंडर्ड 5 या उससे भी नीचे हैं और वो पढ़ते नहीं है या पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ऐसे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो टीचर को जानकारी होना चाहिए, उसके पास ये पता होना चाहिए कि इसके इंटरेस्ट को हम कैसे समझे और उसी तरह से उसको हम पढ़ाने का काम करें। इसमें एक अच्छी मूवी आई थी तारे ज़मीं पे। अगर कभी वक़्त मिले, मौका मिले और टीचिंग सेक्टर में आना चाहते हो यकीनन, तो उस मूवी को भी देखिएगा। तो ये सारी चीज़ आपको रिलेट कर पाएँगे। ठीक है? तो इससे में क्या होता है अभिव्यक्त रुचियाँ में कि बच्चों या जो आपके पास काउंसलिंग जो कराने आए हैं या जिसको आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, उनके रुचियों को जानने के लिए कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, उन क्वेश्चन को पूछें, उसके बताने का तरीका उससे आपको पता चल सकता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो क्या है कि प्रश्न पूछकर ज्ञात किया जाता है, व्यक्तियों से पूछा जाता है कि वह क्या वह आमुख क्रिया, आमुख वस्तु आदि को पसंद करता है अथवा नहीं। व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को दिए गए उत्तरों से उस व्यक्ति का अभिरुचियां व्यक्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में अभिव्यक्त रुचियां वे हैं जो व्यक्तियों को स्वयं मौखिक अथवा शाब्दिक रूप से अपने होने का दावा करता है, परंतु अब देखिए क्या है, परंतु अभिव्यक्त रुचियां अविश्वसनीय हो जाता है। व्यक्ति अपनी वास्तविक रुचियों या पसंद को छिपाकर विभिन्न कारणों से असत्य उत्तर दे सकता है, जिसके कारण इस प्रकार की रुचियों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। मतलब यह है कि इसमें जो है एक्यूरेसी नहीं हो सकता है कंप्लीटली, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसके मन में रियलिटी में कुछ और हो लेकिन आपको बता कुछ और रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप सही से इसके काउंसलिंग नहीं कर सकेंगे, इसके जो इंटरेस्ट है उसको आप नहीं जान सकेंगे। तो इसकी विश्वसनीयता पे यही प्रश्न उठाता है इसी बात से। ठीक है, आगे देखिएगा। अनुभव के पृष्ठभूमि सामाजिक वांछित कारणों के से बहुधा अपनी वास्तविक पसंद नापसंद रुचियां वही बात बोला है कि इसमें जो है जो पसंद नापसंद को हो सकता है वो किसी भी कारणवश ना बताए, तो ऐसे में उनकी जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा बात करते हैं कि प्रकट अभिरुचि। प्रकट अभिरुचि से तात्पर्य वैसी अभिरुचियां से होती है जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा स्वतः अपनी इच्छाओं से कोई काम करने से होती है। जैसे कोई छात्र अक्सर खाली समय में शतरंज खेलता हुआ पाया जाता है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि शतरंज उसकी अभिरुचि है और यह अभिरुचि प्रकट अभिरुचि का उदाहरण होगा। मतलब खाली समय में आप जो काम करते हैं, आपके पास कोई टाइम कुछ काम नहीं है, कुछ पढ़ने का भी नहीं है, लेकिन उस समय आप शतरंज खेलते हैं, लूडो खेलते हैं या रील्स बैठकर देखते हैं या व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग करते हैं या फिर वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है किस टाइप का इंटरेस्ट है। तो इसको बोलते हैं प्रकट अभिरुचि। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आकलित अभिरुचि। अब अभिरुचि के जो प्रकार है उसमें से तीसरा है आकलित अभिरुचि। आकलित अभिरुचि वे रुचियां हैं जिन्हें विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति द्वारा अर्जित आंकड़ों के माध्यम से आकलित किया जाता है। इसमें यह माना जाता है कि व्यक्ति या बालक जिन विषयों में अधिक अंक प्राप्त करता है उन विषयों में उसकी अधिक रुचि होती है तथा जिन विषयों में वह कम अंक प्राप्त करता है उसमें उसकी रुचि कम होती है। लेकिन सुपर ने इस अभिरुचि की वैधता को चुनौती दी है। इस संदर्भ में वह कहते हैं कि इस तरह की
अभिरुचि का आधार भ्रामक होता है। इसके आधार पर किसी की अभिरुचि के बारे में पता करना कठिन होता है। मतलब ये है कि आकलित अभिरुचि का मतलब है कि अगर बच्चा का 5 सब्जेक्ट है या 6-7 सब्जेक्ट है, तो उन सब्जेक्ट में जहां पे ज्यादा नंबर लाता हो तो उसमें उसका इंटरेस्ट है, रुचि है। लेकिन सुपर जो है, जो एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एक दार्शनिक गुजरे हैं, जो कहते हैं कि इसमें जो है, इस संदर्भ में वो कहते हैं कि इस तरह की अभिरुचियों का आधार भ्रामक होता है। इसके आधार पर किसी की अभिरुचि के बारे में पता करना कठिन होता है। तो हो सकता है यह भी कहीं ना कहीं सही हो कि कोई सब्जेक्ट बहुत इजी हो, जिसको बस यूं ही थोड़ा सा पढ़ लिया और उसमें नंबर आ गए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट वहीं पे है, उसी सब्जेक्ट में है। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो बातें हो रही है वो दैनिक जीवन से हटकर हम एजुकेशनल में बात कर रहे हैं। मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी या बच्चों का साइकोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि बड़े लोगों का बात हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट है, उनके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए। सूचित अभिरुचियां, चौथा है सूचित अभिरुचियां। सूचित अभिरुचियां वह रुचियां होती हैं जिन्हें मापा जाता है। इसके ज्ञान, मानक, अभिरुचि, आविष्कारिका का क्रियान्वयन करने के बाद पता चलता है ऐसी मानक अभिरुचियां आविष्कारिका द्वारा कई तरह के अभिरुचियों का मापन होता है। आविष्कारिका पर आए प्राप्तांक के आधार पर यह पता चलता है कि अमुक छात्र की अभिरुचि क्या है। ठीक है। अब इसको कंक्लूड कर रहा है कि उपयुक्त अभिरुचियों के 4 प्रकारों में सूचित रुचि या आविष्कारात्मक अभिरुचियों का अध्ययन शिक्षा शास्त्रियों द्वारा, विशेषकर मानक अभिरुचि आविष्कारियों द्वारा माध्यम से अधिक किया गया है। ठीक है। तो हम देखें 4 प्रकार के जो इसका इंटरेस्ट समझने का जो बात की गई है, जिसमें आपका पहला था पहला अभिव्यक्ति अभिरुचि, प्रकट अभिरुचि, आकलित अभिरुचि और सूचित अभिरुचि। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अभिरुचि के पहलू, इसका पहलू क्या है देखिएगा। अभिरुचि के जो पहलू हैं उन पे चर्चा करते हैं कि रुचि के 3 पहलू होते हैं। पहला जानना, अनुभव करना और इच्छा करना। ये 3 बातों पे निर्भर करता है इसके पहलू। ठीक है। जब हम किसी चीज में रुचि पैदा होती है तो हम उसकी तरफ उन्मुक्त होते हैं, यानी उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है। इसके अलावा उस चीज का अवलोकन करते हैं और उसमें व्याप्त कमियों को परीक्षण करते हैं। ऐसा करने से हमें सुख और शांति दोनों की अनुभूति होती है। जैसे कि भाटिया ने लिखा कि रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक होती है। बहुत बड़ी बात है। क्या है? मिस्टर भाटिया द्वारा ने कहा गया है कि रुचि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक होती है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि बालकों में रुचि को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जो स्टूडेंट में, जो बालक में प्रभावित करता है, उसके कारक क्या है। तो देखिएगा, एक तरफ से समझिए कि बालकों में रुचि को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं, जिनमें से कुछ दी गई है। प्रारंभिक कक्षा की अनुभूतियां, अब इसको डिटेल भी समझेंगे। माता पिता के व्यवहार, शैक्षणिक सफलता, छात्र शिक्षक संबंध, स्कूल का सामूहिक वातावरण और कार्य के प्रति मनोवृत्ति क्या है। अब हम बात करते हैं कि प्रारंभिक कक्षा की अनुभूतियां, यानी शैक्षणिक कार्यों में बालक की अभिरुचि, उसमें मानसिक अवस्थिति एवं उसकी स्कूल की अनुभूतियों के मध्य बेहतर संबंधों का परिणाम होता है। जैसे स्कूल में स्कूली गतिविधियां उसे आनंद देने लगती है, उन्हें आनंद आने लगता है और वे प्रति शिक्षण, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, वो क्लास के प्रति या शिक्षण के प्रति, ठीक है, शिक्षण के प्रति वे शिक्षा या शिक्षा प्राप्ति यहाँ पे था, शिक्षण के प्रति एवं अधिगम के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। साथ ही
साथ ही उनमें अभिरुचि पैदा होने लगती है। अतः प्रारंभिक कक्षा में अनुभूति स्कूल के बालक में अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण निभाती है। मतलब समझिए क्या बोलना ही चाह रहा है। ठीक है, प्रारंभिक कक्षा की अनुभूतियां। अब देखेंगे जब पहली बार बच्चे स्कूल जाते हैं अपने माता पिता के घर को छोड़कर, यानी मम्मी के जो साथ वो रहते हैं या अपने भाई बहन कजन के साथ में रहते हैं, उस जगह से किसी बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है, तो वहां पे पहला दिन वो बहुत रोता है कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, नहीं भाई, नहीं बहन, मुझे नहीं जानी है। जब उसे भेजते हैं और अगर वहां का जो माहौल है बहुत अच्छा रहा तो उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और बच्चे पढ़ने में या स्कूल के जो कार्यकलाप है, क्रियाकलाप है, उसमें वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं और वो मजे से पढ़ने लगते हैं। लेकिन इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे स्कूल गए, स्कूल में जाने पे वहाँ का जो माहौल है वो उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाता है ड्यू टू टीचर के रूडनेस, वहाँ का माहौल, वहाँ का शिक्षण व्यवस्था, वहाँ का पढ़ाने का तरीका, बहुत कुछ फैक्टर्स हो सकता है जिससे अगर वो घुल मिल नहीं पाया, उसमें वो इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पाया, तो उसके लिए उस जगह पे पढ़ना, सक्सेस करना, एजुकेशन को कंप्लीट करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये लगातार चलते रहा तो फिर उसका इंटरेस्ट एजुकेशन से, पढ़ाई से, लर्निंग से काफी दूर हो जाएगी और वो शायद फिर उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगा जिसे होना चाहिए एक्चुअल में। तो ये चीजें हैं जो बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रारंभिक कक्षा की अनुभूतियां। दूसरा है माता पिता के व्यवहार। ठीक है, बालकों की अभिरुचि पर माता पिता का व्यवहार व्यवस्थित रूप में प्रभावकारी होता है। घरेलू स्तर पर शैक्षणिक माहौल प्रदान करना, शिक्षण के संबंध में चर्चा करना, शिक्षण अभिरुचि जगाने के लिए बच्चों को लुभाना एवं अन्य औपचारिक अनौपचारिक तरीके से अपनाना आदि बालक में अभिरुचि पैदा करता है। यानी अगर बच्चे को आप अच्छे स्कूल में भी भेज दिए और घर का माहौल ऐसा है जहां पे हमेशा एजुकेशन के लिए या पॉजिटिव बातें हो रही हैं या वहां सब कुछ ठीक है, उनके पढ़ाई के बारे में पापा या मम्मी पूछ रहे हैं और उसके थोड़ी बहुत जो उसमें पढ़ा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव ले रहे हैं उनके बातों को, तो बच्चों का तो घर का व्यवहार से काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसा होता है कि बच्चा जब पढ़ के घर में आया, घर का काफी टेंस माहौल है, मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होती है, माँ अपने सास से यानी मम्मी दादी से लड़ती है या जो मम्मी है फुआ से लड़ती है या किसी तरह का और कोई टेंस माहौल है जिससे बच्चों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप बच्चा आपका पढ़ रहा है कहीं किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, खास करके यहाँ बात स्कूली शिक्षा का हो रहा है और बच्चों से स्कूल से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं और इसी कंपैरिजन में कहीं ऐसा माहौल हो किसी बच्चा का जिसके घर में पढ़ाई से रिलेटेड, उसके क्लास से रिलेटेड चर्चा पॉजिटिव हो रही है, तो दोनों के रिजल्ट में काफी अंतर दिखेगा। तो बीइंग अ पेरेंट, अगर आप बाद में पेरेंट भी बनने वाले हैं, बाद में बच्चों के माता पिता भी बनने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये जरूरी है कि आपके बच्चों को जो माहौल है घर में वो बेहतर मिले, जिससे जो क्लास का पढ़ा हुआ चीज को घर में पढ़े और उसको बेहतर रिजल्ट पा सके। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं जो आपको यहाँ एग्जामिनेशन में पास करने के साथ ही साथ आपको एक माहौल मिलेगा चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने के लिए, जो आगे इन फ्यूचर आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हर एक पेरेंट को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि पेरेंटिंग कैसे करें, हम कैसे माहौल दे बच्चों को, अच्छे स्कूल में पढ़ा देना, अच्छे कपड़ा ले लेना या अच्छे उसके मनपसंद की चीज दिला देना, उसके एजुकेशन में बेहतर हो जाए, इसकी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है कि शैक्षणिक सफलता। तीसरा है शैक्षणिक सफलता। ठीक है, बालक की शैक्षणिक सफलता अभिरुचि को जन्म देती है, देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। बालक जब अपने समूह के मध्य, अपने परिवार के मध्य सफलता को लेकर सम्मान पाता है तो उसके मन में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति का जन्म होता है। वह आगे बढ़ने के लिए न केवल अपने माता पिता बल्कि अपने
स्वजनों एवं गुरुजनों के द्वारा भी प्रोत्साहित किया जाता है। ये सभी चीजें उसके मन में किसी विषय के प्रति अभिरुचि को जन्म देती है। बिल्कुल सही कि अगर बच्चा कोई एग्जाम में पास कर लेता है या किसी में नंबर ज्यादा लाता है तो उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रिंसिपल, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ रिलेटिव, तो इसमें उसको जब प्रोत्साहित करेंगे, उसके जो सफल हुआ है उसको आप तारीफ करेंगे, उसको पॉजिटिव बातों से उनको बताएंगे, तो उसके अंदर एक आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा और वो बेहतर करेगा, उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा होगा। अक्सर देखते हैं कि बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, मैथ्स में दिक्कत होने की वजह से वो अच्छे नहीं कर पाते हैं। तो मैथ्स में बेसिक जब क्वेश्चंस बनाए तो उसको ताली बजाएं, अप्रिशिएट करें। माँ बाप हैं तो उनको कुछ गिफ्ट भी दे दें, हालांकि हम बाद में बताएंगे कि ये गिफ्ट देना क्या है या दंड देना क्या है, वो हम चर्चा करेंगे। तो उससे पॉजिटिव माहौल बनाना है, बच्चों को अप्रिशिएट करना है, उसमें विश्वास करना है। आप ये कभी ना बोले अपने बच्चों को कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम सबसे पीछे, ये कभी नहीं। जिन बच्चों को अगर जिंदगी लाइफ को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो समाज में जब आपके घर से जब निकले, जब बड़ा होकर के और समाज में अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करें, तो वो तभी हो पाएगा जब उसको आप सम्मान देंगे। अगर आप धिक्कार की नजर से देखेंगे, उसको बार बार नेगेटिव बात बताएंगे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम ऐसे ही रह जाओगे, तो भाई यकीनन वो ऐसे ही रह जाएगा। तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, आपको किसी भी बच्चे के जो मनोबल को बढ़ाना है, घटाना नहीं है कभी भी किसी के मत पे, ठीक है। चाहे उसके इंटरेस्ट को लेकर, चाहे उसके ज्ञान को लेकर, चाहे उसके कलर को लेकर, उसके जियोग्राफिकल जो क्षेत्र को लेकर, या उसके धर्म को लेकर, उसके जाति को लेकर, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव उसके सामने बात ही नहीं करना है। अदरवाइज फिर क्या होगा कि बच्चा धीरे धीरे इतना नेहरू होते जाएगा कि वो लाइफ में फिर बहुत दिक्कत होता है ऐसे बच्चों के साथ। खास करके उन बच्चों, उन माता पिता जो अपने बच्चों पे एकदम अधिकार जमाए रखते हैं, उसका कोई डिसीजन नहीं लेना है, तो बाद में वही बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। कुछ भी हुआ मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, पापा मम्मी नहीं है तो वो अकेला तन्हा मर गया दुनिया में। तो भाई ऐसा काम क्यों करें? आप क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़ा जल्दी करें? हम अब मेरे ऐसे कई लोग जानने वाले में से हैं जो बहुत बड़े हो गए, मतलब वो अब दादा बनने की उम्र हो गया, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं। रीजन ये है कि वो उनके मम्मी पापा कभी उस काबिल उसको समझे ही नहीं, हमेशा छोटा समझे। ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनको अगर कपड़ा भी लेना होगा तो वीडियो कॉल से मम्मी को दिखाती है, मम्मी देखो ये कलर ले ले। मतलब क्या ही बोले हम। उस मम्मी पापा को ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम अपने बच्चों का करियर खराब कर रहे हैं? उसको हम सेल्फ डिसीजन मेकर बनना चाहिए भाई, अपनी फैसला खुद ले ले। हाँ, गलत कहीं फैसला लेता हो तो वहां पे उससे बात करिए, ठीक है। खैर उसकी एक अलग सब्जेक्ट है, उस एक विषय में हम बात कभी करेंगे, बताएंगे। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे चौथा है छात्र शिक्षण संबंध। छात्र शिक्षक संबंध यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। क्या दिखेगा? बालक स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा में कितना अभिरुचि दिखाता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत अनुभूतियां कैसी है। यदि उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियां दुखद हैं तो बालक की शैक्षणिक अभिरुचियां कम हो जाएगी। परंतु यदि वैसी अनुभूतियां सुखकर हो यानी खुशगवार हो, ठीक है, तो इससे उसकी शैक्षणिक अभिरुचि में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही। आप जब टीचर जाए तो डिक्टेटरशिप वाला टीचर नहीं गए ये करो वो करो, नहीं, आप एक दोस्त की तरह उसको पढ़ाएं। उसके अंदर इंटरेस्ट जब पैदा होगा ना, तो आपको डांटने बोलने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत मधुर होना चाहिए। वो दौर गया जब टीचर सेंटर एजुकेशन होता था, यानी शिक्षक केंद्रित एजुकेशन, शिक्षण। अब है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बच्चे को केंद्रित करके टीचर को अपने घूम घूम पढ़ाना है। पहले क्या था, एक कुटिया होता था, एक आश्रम होता था, वहां पे लोग जाकर के गुरुजी के चरणों में पढ़े रहते थे, बच्चे पढ़ते थे। वो अब दौर गया, अब है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बच्चा पे केंद्रित सारा पाठ्यक्रम, टीचर, टीचिंग एड, पढ़ाने के तरीका सब कुछ स्टूडेंट के डिमांड के अकॉर्डिंग होता है।
तो बीइंग अ टीचर, अगर आप टीचर बनते हैं तो बच्चों से एक फ्रेंडली माहौल बने कि बच्चा आपसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन शेयर कर सकते, पूछ सके। और यही एक अच्छा टीचर का पहचान है। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, अगर आप एक टीचर हैं और आपके क्लासरूम से बाहर अगर कोई बच्चा आपको प्रणाम कर रहा है, आपको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल रहा है, तो आप रियल में टीचर हैं। अदरवाइज बाहर बच्चा आपको पहचानने से इनकार कर दे रहा है या आपको देखकर भाग जा रहा है, छिप जा रहा है, तो आप टीचर अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते आगे। स्कूल में सामूहिक वातावरण। अब स्कूल का जो इन्वायरमेंट का बात हो रहा, वातावरण का देखिएगा। स्कूल में सामूहिक वातावरण शिक्षकों की मनोवृत्ति तथा शिक्षकों द्वारा प्रतिपादित व अनुशासन के नियमों से प्रभावित होता है। वैसे शिक्षक जो कक्षा में प्रजातात्मक यानी डेमोक्रेटिव ढंग से बालकों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तथा आकर्षक एवं मनोरंजन ढंग से बालकों के साथ अनुक्रिया करते हैं, ठीक है, छात्रों में स्कूल एवं शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न कराने में सफल होते हैं। दूसरी तरफ यदि शिक्षक कक्षा में अधिकारवादी यानी डिक्टेटरशिप ढंग से, ठीक है, अत्यधिक अनुज्ञात्मक ढंग से, ठीक है, छात्रों के साथ व्यवहार करते हैं एवं उनके पढ़ाने का ढंग अधिक उबाऊ होता है, तो छात्र शिक्षा के प्रति अभिरुचि में कमी आ जाती है। वैसे छात्र प्रायः स्कूल से स्वयं को दूर कर लेते हैं, दूर रखने का बहाना ढूंढ निकालने में समर्थ हो पाते हैं। ऐसे छात्रों की अभिरुचि स्कूली शिक्षा में ना के बराबर होती है। बिल्कुल अभी जो हमने बात करा उसी के बारे में कि अगर आप एक बेहतरीन शिक्षक नहीं होते हैं, मतलब आप इंटरेस्टिंग टीचर नहीं है, आपके जब पीरियड आते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं कोई बहाना लगाकर, कभी कुछ रीजन बताकर, तो आप समझिए कि स्कूल में बच्चों को जोड़ने नहीं तोड़ने गए हैं। आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि बच्चे आपके मतलब बच्चों का आप फेवरेट टीचर बने। वो तभी हो पाएगा जब अपने लेवल को नीचे लाना होगा और उनके हिसाब से चलना होगा। बच्चों को एक इंटरेस्टिंग टीचर की जरूरत है, ना कि ज्ञानी लेकिन सिद्धांतवादी, गया तेल लेने सिद्धांतवादी। अभी का एजुकेशन सिस्टम ये है कि बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहे। मैं पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है। 2005 से मैं एक्टिवली टीचर हूं, क्लास 10 से, ठीक है। और मैं ये चीज को देखा हूं कि जब आप एकदम एटीट्यूड वाले टीचर हो जाते हैं, आपके पास भले ही ज्ञान बहुत हो, लेकिन आप जो है बस आते हैं एकदम प्रजातांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं, आप क्या है भाई, जो बोल दिए वो बोल दिए, जो बोल दिए लिखो, नहीं लिखा तो जाओ, ये नहीं चलेगा। आपसे क्या होगा कि बच्चे दूर भागेंगे। फिर जब बच्चे दूर भागेंगे तो आप डिप्रेस होंगे। जैसे ही क्लास में गए आधा बच्चा बाहर, सोचिए आपको कैसा लगेगा। अगर आप डांट के बैठा भी देते हैं तो बच्चे एकदम बोरिंग तरीके से आपको जो डिलीवर करने वाले हैं वो कोई इंटरेस्ट से सुनेगा ही नहीं, तो फिर मजा नहीं आने वाला। तो क्यों ना एक बेहतरीन शिक्षक बने, मजेदार तरीके से पढ़ाएं, ठीक है, ये मजा आएगा। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं तो शायद इतने ज्यादा हम सीरियस आपको दिखते नहीं। अब तक कई तरह के जोक, चुटकुल्ला, दिस दैट, इधर उधर के बातें होती, फिर आपको हम पॉइंट से जोड़ते हैं। क्योंकि अब ये कैमरा के सामने है तो भाई अब कुर्सी चेयर को तो ये सब कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप कभी ऑफलाइन में देखेंगे तो एक अलग तरीका होता है और वही एक बेहतर तरीका है। अब देखिए नए एजुकेशन सिस्टम आ गया पढ़ने पढ़ाने का, ऑनलाइन सिस्टम, जैसा कि आप मुझे देखकर पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में इसको धीरे धीरे कैसे एंगेजिंग बनाया जाए, वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें कोर्सेज भी कर रहे हैं कि कैसे चीजों को और एंगेजिंग बना सकें। और आपको भी ये करने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी जो ऑफलाइन सिस्टम चल रहा बहुत अच्छी है, आने वाला दिन सारा चीज ऑनलाइन होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में एक अच्छे टीचर कैसे बने, इस बारे में हमेशा आपको सोचना समझना है। फिलहाल आपको एग्जामिनेशन पास करना है जिसमें यह पढ़ना जरूरी है। कार्य के प्रति मनोवृत्ति। यदि बालक का पालन पोषण ऐसे घरेलू वातावरण में हुआ है जहां उसे खेलने कूदने की अधिक स्वतंत्रता होती है, तो ऐसे बालकों में अभिरुचि स्कूली क्रियाओं के प्रति अधिक नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें स्कूल में कुछ दूसरी ही काम करना पड़ता है और स्कूल में उन्हें एक
बंधन के समान लगता है। लेकिन यदि भाग्यवश बालक के घर का माहौल जैसा माहौल स्कूल में भी मिलने लगता है तो वो स्कूल से ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी अभिरुचि बढ़ती चली जाती है। मतलब ऐसे कुछ बच्चे आ सकते हैं जिसके घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, बस खेलने कूदने का माहौल है, और आप जब स्कूल में उसको बांध कर रखेंगे, मतलब अपने सिद्धांत, अपने रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, लगातार एक जगह बैठा कर पढ़ाएंगे, तो वो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे स्कूल के प्रति कम हो जाता है और वो बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी घर होते जहां पे अनुशासन के साथ पढ़ाई लिखाई को भी प्रायोरिटी दी जाती है, तो वहां जब बच्चे आते तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं एज कंपेयर डेट उस तरह के बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभिरुचि मापन की प्रविधि है, यानी अभिरुचि को मापन कैसे किया जाए, मापने का, उसका पता करने का, मेजर करने का जो इकाई है वो देखिए क्या क्या है। पहला अवलोकन विधि और दूसरा प्रश्नावली विधि। ठीक है, दो प्रकार का है। पहला अवलोकन विधि। अवलोकन विधि रुचियों का मापन का एक अनौपचारिक विधि। क्या है? अनौपचारिक विधि है। इस विधि में न केवल स्कूल के शिक्षक गण बल्कि घर पर माता पिता भी बालक की रुचियों की जानकारी का अवलोकन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से बालक से सिर्फ प्रदर्शित मूल्य एवं रुचियों का अवलोकन किया जाना संभव है। मतलब ये क्या है कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछकर, ठीक है, किस चीज के बारे में बात करके उनके राय को जानकर टीचर या आप जो पेरेंट हैं वो दोनों मिल करके भी इसके जो है इंटरेस्ट को समझ सकते, जान सकते हैं। दूसरा प्रश्नावली विधि है। ठीक है, प्रश्नावली विधि रुचियों के मापन की औपचारिक विधि। ये अनौपचारिक था। इसमें क्या है कि रुचियों की जानकारी का अवलोकन के माध्यम से कर लेते हैं, मतलब उसको ऑब्जर्व करके। ठीक है, सॉरी, हम पिछले बार क्वेश्चन नहीं था इसमें सिर्फ ऑब्जर्व करके, उसको देखकर, समझकर, उसके एक्टिविटी वगैरह देख करके हम प्राप्त कर सकते हैं अवलोकन विधि में। प्रश्नावली विधि में ये एक औपचारिक विधि है। इस विधि में बालक के समक्ष प्रश्नों के कई प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं। बालक इसमें लिख कर या चिन्ह के माध्यम से प्रश्नों का जवाब देता है, या तो लिख करके या उसको टिक आउट करके जवाब देता है। इससे बालकों की रुचि का मूल्यांकन व्यवस्थित तरीके से होता है। अतः प्रश्नावली विधि की सहायता से हम शैक्षणिक तथा व्यवसायिक क्षेत्र में रुचियों का मापन सरलता से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए हम देखते हैं आगे। तीसरा है साक्षात्कार विधि। कहीं छूट गया था क्या यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे छूट गया था। तीसरा था साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधि। साक्षात्कार विधि क्या है? साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि मूल्यांकन की एक औपचारिक विधि है। इस विधि में सीधे सीधे प्रश्न पूछकर बालकों की मानसिक अवस्था एवं उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि से प्रत्यक्ष तौर पर ही बालक के बारे में विश्लेषण किया जाना आसान होता है। यद्यपि इस विधि की सबसे बड़ी कमी है कि बहिर्मुखी मूल्यांकन, क्योंकि साक्षात्कार के माध्यम से बालकों के बहिर्मुखी व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसान होता है, बल्कि अंतर्मुखी, जबकि अंतर्मुखी मूल्यांकन में यह विधि कारगर नहीं होता। मतलब क्या, इसको आप समझिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बोली है। क्या है कि इंसान तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो तीन तरह के आपको मिलेंगे आपकी स्कूली शिक्षा के दौरान। पहले वैसे बच्चे मिलेंगे जो आपको एक्सट्रोवर्ट है, यानी बहिर्मुखी है। वो बहुत ज्यादा बातूनी होते, बहुत ज्यादा बातें करते, बहुत ज्यादा बात बना के बोलेंगे और वो बोलते ही रहेंगे। चुप होने का उनके दिमाग में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो चुप शांत बैठेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी, कुछ ना कुछ बातचीत करते रहेंगे। एक बच्चे वैसे रहेंगे कि आप चाहे कुछ भी कर लो वो बोलेगा ही नहीं, शांत रहेगा। हालांकि आपसे दुश्मनी नहीं है, या आपसे कोई गुस्सा नहीं है, या आपसे अनकंफर्टेबल भी नहीं है, बस वो नॉर्मली उसे कम बोलना पसंद है, वो बोलता ही कम है। आप अगर अच्छा सा जोक भी सुना दो तो वो हंसेगा भी नहीं, ऐसा
प्रैक्टिकली देखें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चाहे कुछ भी कर लो, वो एकदम कसम खा के आया है कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे शांत रहना है। इसका ये मतलब नहीं कि वो पढ़ नहीं रहा है या उसे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, आते हैं, बस उसे बोलना अच्छा नहीं लगता है। उसको बोलता हूँ इंट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी। और एक होता है एम्बिवर्ट, मतलब जब जरूरत पड़ा तो वो बोलेगा, जरूरत नहीं है शांत रहेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ढलने वाले होते हैं उसको बोलते हैं एम्बिवर्ट, यानी कभी वो बोलेगा कभी शांत रहेगा, एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये जो सिस्टम है, जो साक्षात्कार विधि है, यानी इंटरव्यू लेकर के, ये उन बच्चों के लिए मजेदार है जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जो ज्यादा बोलना पसंद करते हैं, जो कम बोलने वाला है, जो इंट्रोवर्ट है, जो अंतर्मुखी है, उसमें इस अवलोकन, इसके माध्यम से अवलोकन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें ये कमी है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभिरुचि प्रशिक्षण का शिक्षा में उपयोग, यानी अभिरुचि जो परीक्षण है, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है। आपके जो एजुकेशन सिस्टम है, जहां पे पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले हैं, वहां पे इसका क्या यूजेस है, कैसे इसको परीक्षण कर सकते हैं, जरा इसको समझिए। कि रुचि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की एक अत्यंत विद्या है। किसी कार्य में रुचि होने पर व्यक्ति उस कार्य को सरलता व शीघ्रता के साथ तथा मनोयोग से करता है एवं उसमें सफलता प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत रुचि के अभाव में व्यक्ति कार्य को ठीक ढंग से मन लगाकर नहीं करता। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो नहीं करता है, परिणामतः प्रायः उस कार्य में असफल हो जाता है। इसलिए शैक्षणिक तथा व्यावसायिक परामर्श प्रदान करने हेतु रुचियों का ध्यान रखा जाता है। शिक्षा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में रुचियां महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, रुचियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिक उचित शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन करने के लिए रुचियों का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, आप कितना भी कुछ कर लो, पढ़ ही नहीं रहा, मम्मी पापा पीट कर परेशान है, टीचर पढ़ा के परेशान है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है। या कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा भी है, पूंजी भी है, बिजनेस सफल नहीं हो पा रहा है। पता चला जब कस्टमर आया है वो शॉर्ट्स और रील मोबाइल देख रहे हैं, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो करेगा कैसे। चाहे वो एजुकेशन, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो शैक्षिक मामलात हो या फिर व्यवसायिक मामलात हो, ऐसे में उसका इंटरेस्ट को जानना, उसका रुचि को जानना बहुत जरूरी है। अभी हम एट प्रेजेंट जो बात कर रहे हैं वो आपका शिक्षा में इसका क्या जरूरी है। ठीक है, तो वो उसकी रुचियों को जब तक आप जानेंगे नहीं तो फिर कैसे उसको ट्रीट करेंगे, उसको बेहतर करेंगे, उसको सही सब गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जानने के लिए जरूरी है कि जो उसका अभिवृत्ति है, रुचि है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, सब चीज को सोचना, समझना और जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, शैक्षिक तथा व्यवसायिक निर्देशन परामर्श में रुचियों का ज्ञान व महत्व को स्वीकार करने का फलस्वरूप रुचि मापन पर बल दिया जाने लगा है तथा उनकी रुचियों की सूची बनाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा रुचियों की सूची, क्या क्या सूची हो सकता है। रुचियां आंतरिक अवधारणा होती है जो बालक में समय समय पर अनुकूल माहौल में प्रकट होते रहती है। इसकी दो सूचियां होती है जिसके माध्यम से बालक की रुचियों के बारे में व्यापक अवधारणा बनाई जाती है। पहला है निरपेक्ष पसंद नापसंद, यानी जो है निरपेक्ष पसंद या नापसंद, मतलब यह हुआ कि इस प्रकार की रुचि सूचियों में क्रिया, व्यवसाय, वस्तु, अध्ययन विषय आदि का संक्षिप्त नामकरण या वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से अनौपचारिक रुचि सूचियों के संबंध में नहीं दिखाया जाता है, बल्कि बालक के
पसंद नापसंद की जितनी भी वस्तुएं होती है उसका प्रदर्शन किया जाता है। दूसरा है तुलनात्मक पसंद नापसंद। ठीक है, इस प्रकार की सूची में विभिन्न विषय, क्रिया, वस्तु आदि को समूह में रखा जाता है। समूह में से व्यक्ति को अपनी पसंद की चुननी होती है। इसमें दो वस्तुओं की रुचि के अनुसार अच्छाई एवं बुराई के आधार पर अंतर व्यक्त किया जाता है। तो एक है आपका निरपेक्ष पसंद नापसंद और एक है तुलनात्मक पसंद एवं नापसंद। ठीक है, अब देखिएगा रुचियों का जो मॉडल है, अभिरुचियों का या रुचि का, इंटरेस्ट का, एप्टीट्यूड का, उसका मॉडल क्या, उस मॉडल को समझिए। ठीक है, क्या है भाई, तो अभिरुचि का तात्पर्य किसी वस्तु या विषय के प्रति लगाव होना है। छात्रों में जन्मजात अभिरुचियों की संख्या बहुत कम होती है तथा काव्यात्मक, कलात्मक एवं संगीत से संबंधित अभिरुचियों को छोड़कर अधिकतर अभिरुचियां बालक स्वयं वातावरण से अर्जित करता है। मतलब ये हुआ, जो कलाकार टाइप के लोग होते हैं, जो संगीत गायक होते हैं, एक्टर होते हैं, ये सब ज्यादातर जन्मजात पाए जाते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी रुचियां हैं उसमें ज्यादातर उसको अर्जित की जाती है। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। दूसरा है कि इसके लिए पाठ्यचर्या निर्माताओं को विविध अधिगम अनुभव के साथ उचित प्रेरक निर्देशन तथा पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट की व्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए। इसलिए अभिरुचियों पाठ्यक्रम मॉडल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण में रुचियों के सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए। अभिरुचिपूर्ण पाठ्यक्रम के बिना निरस हो जाता है। इसमें अभिप्रेरणा की अनुक्रिया के समृद्ध रुचि, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब शिक्षाविद लोग मिलकर बैठकर जब पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे होते हैं, डिजाइन थिंकिंग के बारे में उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो बच्चों के साइकोलॉजी के हिसाब से उसके पाठ्यक्रम को सेलेक्ट करते हैं, उसके जो पिक्चराइज जो करते हैं, वो जो पिक्चर्स मॉडल्स वगैरह जो बने रहते हैं, वो सारे चीज उनके एज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सारे एक एक कंटेंट को बनाया जाता है। इनफैक्ट कलर डिजाइन भी उसके एज, उसके साइकोलॉजी, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कलर पिक्चराइज जो किया जाता है। कभी हाथी को देखिएगा तो उड़ता हुआ हाथी बन गया, या कलर उसका अलग है, दांत कहीं कुछ अलग स्टाइल में है, उसका जो लिखावट का फॉन्ट है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, या जो बनाने का जो स्टाइल है, वो सब उसके इंटरेस्ट पैदा हो सके इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अतः एक कुशल अध्यापक विद्यालय या विश्वविद्यालय में अभिप्रेरणा का सकारात्मक उपयोग करके छात्रों की नवीन तथ्यों या विषयों में अभिरुचि उत्पन्न कर सकता है। पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं को एक ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए जिससे कि छात्र अभिरुचि उत्पन्न हो, वह नीरस उत्पन्न करने वाला नहीं हो। अभिरुचिगत पाठ्यक्रम में अधिगम क्षमता की वृद्धि होती है जो बालकों में रचनात्मक विकास उत्पन्न करती है। पाठ्यक्रमों का निर्माण क्रियाओं और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। पाठ्य चर्चा में ऐसे विषय समाहित करनी चाहिए जिससे रचनात्मक, सृजनात्मक, ठीक है, का अभाव उत्पन्न हो, और ये तभी संभव हो सकता है जब पाठ्यक्रम निर्माण में अभिरुचि को ध्यान में रखकर किया जाए। अभिरुचि मॉडल के आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करने वाला होता है। प्रत्येक छात्र के मन में किसी न किसी रूप में रचनात्मक कार्य करने की योग्यता अवश्य होती है। छात्रों की रुचियों तथा विशिष्ट योग्यताओं की खोज करके उसके अंदर रचनात्मक, सृजनात्मक भाव को
विकास किया जा सकता है। मतलब एक जिम्मेदारी है जो पाठ्यक्रम बनाने वाले हैं, जो इन सारे चीजों को देखें। दूसरी जिम्मेदारी आपको है कि आप जब टीचर बने तो एक ऐसे टीचर बने जो बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति आ सके। ठीक है, ये एक टीचर जो है ना, एक जिम्मेदारी वाली काम होती है। आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, जिम्मेदार टीचर बनना है, क्योंकि जिस आप डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं वहां से बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट शुरू होता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी खुद की हो जाती है, लेकिन जब छोटे हैं तो वो जिम्मेदारी माता पिता, शिक्षक और माहौल पे डिपेंड करता है। तो ये था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पार्ट, शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको हम बोल सकते हैं, या इंटरेस्ट बोल सकते हैं, नजरिया बोल सकते हैं, जिसमें हम देखें कैसे इसको पहचानना है, कैसे समाधान हो सकता है, क्या क्या इसका डिटेल हम देखे हैं। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो यकीनन वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लोगों तक जरूर बताएं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। ये जो गुमनाम वाली जिंदगी में ये प्लेटफॉर्म आ गई है हमारे मेन चैनल को डिलीट होने के बाद, अब लोगों तक उजागर करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कम से कम 10 लोग तक शेयर करिए और वो 10 और को शेयर करेंगे तो ऐसे हमारा फैमिली है एक बड़ी ट्री की तरह बन जाएगी। तो आप मेरे बताए गए बातों को ध्यान में रखिएगा और जो बताए हुए कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को अच्छे से पढ़िए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी, आपका क्वेश्चंस वो आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप पहुंच जाएं और अपने बातों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।